Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चे? बेसिकली इट इज अ सर्किट जो इस तरह का होता है जिसमें चार रेजिस्टर्स होते हैं जो इस तरह क्वाड्रिलेटर की आर्म्स में कनेक्ट होते हैं। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टर ये कनेक्ट है, एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट है, एक यहाँ पे कनेक्ट है और एक यहाँ पे कनेक्ट है। अब इसके डायगोनली ऑपोजिट एंड्स पे देखो एक बी और डी, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है और दूसरे डायगोनली ऑपोजिट एंड्स पे क्या लगा हुआ है? एक सेल लगा हुआ है। तो इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आपने पढ़नी है इस व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है बच्चों? पहले ध्यान से समझना इस चीज को क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं आपको। तो बैलेंस कंडीशन क्या है कि जब ये सेल यहां पे करंट देगा, मान लो कि यहां से ये करंट गया I, तो ये करंट इधर डिवाइड होगा, इस तरफ गया I1, इस तरफ गया I2 और यहां पे जाके करंट दोबारा से डिवाइड होगा। तो मान लो इस तरफ गया करंट IG और यहां से आगे कितना करंट गया? I1 माइनस IG। इधर से कितना आ गया? ये I2 आ रहा है, ऊपर से IG आ रहा है, तो I2 प्लस IG और इधर दोनों मीट करेंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा आपके पास? I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू I, है ना। तो दोबारा यहां पे वापस आपके पास कितना करंट आ गया? I। अब बैलेंस कंडीशन है क्या बच्चों? बैलेंस कंडीशन में ये बीच वाली आर्म में करंट जाएगा ही नहीं। मतलब अगर यहां पे बीच में गैल्वेनोमीटर लगा, अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज द मोस्ट सेंसिटिव करंट मेजरिंग डिवाइस कि अगर थोड़ा सा भी करंट गैल्वेनोमीटर में से निकलेगा ना तो गैल्वेनोमीटर आपको बता देगा कि करंट फ्लो कर रहा है। इस तरह का होता है गैल्वेनोमीटर जिसमें डिफ्लेक्शन आ जाती है अगर करंट फ्लो कर रहा है। देखो अगर उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा तो निडल जो है वो जीरो पे होती है, बिल्कुल सीधे। और अगर थोड़ा सा भी करंट फ्लो कर रहा है, मतलब अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये इस तरफ डिफ्लेक्शन दे देगा, इस तरफ। और अगर करंट उधर से इस तरफ आ रहा है तो ये इस तरफ डिफ्लेक्शन दे देगा। मतलब आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन देता है। अगर इस तरफ है तो डिफ्लेक्शन इधर देगा, उस तरफ है तो डिफ्लेक्शन उधर देगा। पर अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो वो डिफ्लेक्शन नहीं देता, वो जीरो डिफ्लेक्शन देता है, मतलब बिल्कुल सीधा रहता है। तो बैलेंस कंडीशन में यही होता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तब होगा जब ये बीच वाली आर्म में से करंट फ्लो करेगा ही नहीं। समझे ये मेरी बात? तब ये ब्रिज हम बोलेंगे बैलेंस्ड है। और उसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों? उसकी कंडीशन है कि जब इस साइड वाले रेजिस्टेंसेस की रेशो मतलब P बाय R और उस साइड वाले रेजिस्टेंसेस की रेशो मतलब Q बाय S, इनकी रेशो अगर इक्वल होगी तो हम बोलेंगे हमारा ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड। एंड इन दैट सिचुएशन आपकी सेंट्रल आर्म में से करंट फ्लो नहीं करेगा और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा उसमें से तो उसको लगाने का क्या फायदा? आप क्या कर दोगे? इस बीच वाली आर्म को इरेज कर दोगे, मतलब अगले स्टेप में हटा दोगे। और जैसे ही आप ये बीच वाली आर्म को हटा दोगे बच्चों तो कितना सिंपल सर्किट बन जाएगा। देखो जब मैं ये बीच वाली आर्म है, थोड़ी इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं कि ये बीच वाली आर्म मैंने हटा दी, तो अब क्या होगा? ये दोनों रेजिस्टर जो हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इस तरह, ये दोनों रेजिस्टर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इस तरह और आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो कितनी सिंपली आप पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दोगे। सीरीज 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 सीरीज, आपस में क्या हो गए? पैरेलल। आपको टोटल रेजिस्टेंस पता लग गया, आपके पास टोटल वोल्टेज होगी, आप करंट निकाल दोगे और ये डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम ही नहीं रहेगा। हाँ ये जब बीच में लगा हुआ था तो कितनी प्रॉब्लम थी, आपको पता ही नहीं लग रहा था कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में। ठीक है, तो कभी भी अगर आपका ये सिचुएशन हुई कि P बाय R इक्वल टू Q बाय S, मतलब इस साइड के रेजिस्टेंसेस की रेशो और उस साइड के रेजिस्टेंसेस की रेशो इक्वल हो गई, इन दैट सिचुएशन आपने बीच वाली आर्म को हटा देना है। उसमें कुछ भी लगा हो, उसमें चाहे रेजिस्टेंस लगा हो, गैल्वेनोमीटर लगा हो, कुछ भी लगा हो, आपने वो आर्म को हटा देना है क्योंकि उस आर्म में से करंट फ्लो करेगा ही। ठीक है बच्चों, तो अभी तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि मैंने आपको देना है प्रूफ। बच्चों प्रूफ को देखो, प्रूफ हम देंगे विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, और जिसे किरचॉफ्स लॉ नहीं आते वो इससे पिछली वीडियो को जरूर देख के आना, मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊंगा A B D A वाली लूप में। तो मैं केवीएल लगाऊंगा A B D A पे। आपको सबसे पहले ट्रैवर्स डायरेक्शन जो है मार्क करनी होती है, तो हमने ये मार्क कर ली इस तरह कि मैं क्वेश्चन को इस तरह करूंगा। तो एक तरफ क्या होता है? सारे रेजिस्टेंसेस की पोटेंशियल ड्रॉप और दूसरी तरफ क्या होता है? सारे सेल्स की ईएमएफ। तो यहां शुरू करते हैं। देखो यहां से शुरू हुआ, सबसे पहले आए रेजिस्टेंस P और कितना करंट जा रहा है? I1, तो वोल्टेज हो गई I1 इंटू P।
क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस में लेंगे। उसके बाद ये आई यहाँ पे थोड़ा सा करंट गया आई जी। अभी हम मान के चल रहे हैं बच्चों की इसमें करंट जा रहा है, जब ये करंट जीरो होगा तो उसी से ही डिराइव करेंगे, कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो अभी मान के चल रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा करंट जा रहा है, दैट इज आई जी। तो कितना करंट गया आई जी, हमारी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है तो आई जी इंटू, अब गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल जी, तो आई जी इंटू कैपिटल जी। फिर यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, इस तरफ हम इधर जा रहे हैं, करंट इस तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, इसलिए आएगा माइनस, तो माइनस आई टू आर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू जीरो, इसलिए क्योंकि कोई भी सेल नहीं लगा हुआ था, ठीक है। अब लगाते हैं केवीएल इन लूप बी सी डी बी। इसमें भी डायरेक्शन कंसीडर करनी है, तो डायरेक्शन हम यहां पे भी क्लॉकवाइज कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना शुरू करो, तो B से C पहले आया रेजिस्टेंस Q, तो आएगा I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, क्योंकि हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। उसके बाद आया S रेजिस्टेंस, हमारी डायरेक्शन ऐसे है, करंट ऑपोजिट जा रहा है, तो माइनस में माइनस I2 प्लस आई जी इंटू एस। उसके बाद अगेन हम इधर जा रहे हैं और IG जो करंट है वो नीचे आ रहा है, तो क्या होएगा, माइनस होगा, तो माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो। ये बन गई सेकेंड कंडीशन। अब आपकी बैलेंस कंडीशन तब बनती है जब बीच वाले आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सो फॉर बैलेंस कंडीशन, आपने तो बैलेंस कंडीशन ही ड्राइव करनी है ना, सो फॉर बैलेंस कंडीशन आप क्या कर दो, आई जी को जीरो पुट कर दो, क्योंकि करंट जीरो होगा सेंट्रल आर्म में तभी बैलेंस कंडीशन आएगी ना, तो इसलिए आई जी को जीरो कर दो अब दोनों इक्वेशन में। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, ये क्या बन जाएगी, देखो I1P ये जीरो हो जाएगा, माइनस I2R इक्वल टू जीरो। यहां से मैं क्या करता हूं, इसको I1P इस तरफ रख देता हूं और I2R उस तरफ भेज देता हूं, ये चीज हो गई। उसके बाद सेकेंड ये वाली देखते हैं। अब इसमें ये IG जीरो हो गया तो बन गया I1Q माइनस, ये IG जीरो हो गया तो बच गया I2S, ये भी जीरो हो गया तो ये आ गया, और इसको हम उधर भेज देते हैं, हमारे पास बचा I1Q इज इक्वल टू I2S। ये चीज आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, दोनों को कर दो डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन 3 एंड 4। तो जब आप डिवाइड करोगे, लेफ्ट साइड में दोनों में I1 कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में दोनों में I2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। अब ये भी बैलेंस कंडीशन होती है, ये कैसे आई, इसकी और इसकी रेशियो और इसकी और इसकी रेशियो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब भी ब्रिज क्या है, बैलेंस है आपका। चाहे रेशियो ऐसे ले लो आप, चाहे रेशियो ऐसे ले लो आप, आपकी विषय बच्चों, ठीक है, या ऐसे या इस तरह, दोनों बात एक ही है, क्योंकि देखो यहीं से आप R को इधर भेज दोगे डिवाइड हो जाएगा, Q जो डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसी से हमारी वाली इक्वेशन भी बन गई। तो P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। तो जैसे भी याद करना है आप कर सकते हो, दोनों ही सेम होती है। अगर ये दोनों की रेशियो इसके साथ सेम आ रही है तो ऑब्वियस होगा इन दोनों की रेशियो भी इन दोनों के साथ क्या आएगी, सेम। तो दिस इज योर बैलेंस कंडीशन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अगर आपका ब्रिज बैलेंस है और आप सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, मतलब अगर आप सेल को आप बीच में लगा दो और गैल्वेनोमीटर को बाहर लगा दो, या बोलो गैल्वेनोमीटर को यहां बीच में लगा दिया इन दोनों के और सेल को यहां से बाहर लगा दिया इन दोनों के बीच में, डी और बी के बीच में, तो आपका ब्रिज फिर भी क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आपका ब्रिज बैलेंस है तो सेल और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद भी आपका ब्रिज क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, और आपकी कंडीशन सेम रहेगी, P बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस। क्लियर हुआ बच्चों। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो सेंसिटिव कब होगा, मोर सेंसिटिव कब होगा। मोर सेंसिटिव का मतलब क्या है बच्चों, कि बैलेंस कंडीशन के अलावा अगर आपका थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस, कोई भी एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा भी चेंज हो गया और बैलेंस कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आपके गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन आए, मतलब थोड़े से ही करंट पे वो गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देनी शुरू कर दे, तब हम बोलेंगे कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, सेंसिटिव। ठीक है, सेंसिटिव का मतलब ही क्या होता है, कोई बंदा सेंसिटिव कब होता है, जब अगर आप उसको कुछ भी बोलो और वो बहुत ज्यादा रिएक्शन दे दे, है ना, थोड़ी सी बात का भी वो बहुत ज्यादा रिएक्शन दे दे, उसको सेंसिटिव बोलते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी आपको सेंसिटिव कंडीशन कोई बोले
तो जब तक तो आपकी बैलेंस कंडीशन है तब तक तो सेंसिटिविटी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कुछ करेगा ही नहीं, वो तो जीरो डिफ्लेक्शन देगा। पर जैसे ही बैलेंस कंडीशन से थोड़ा सा पॉइंट एक आधा इधर होना शुरू हो गया रेजिस्टेंस, तो बैलेंस कंडीशन जो है आपकी वो अब अवे नहीं होगी, तो उस केस में आपका गैल्वेनोमीटर ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन दे कम करंट में। उसकी कंडीशन क्या होती है कि ये जो सारे रेजिस्टेंसेस आप लगा रहे हो व्हीटस्टोन ब्रिज में, ये क्या हो, कंपेरेबल हो। ये ना हो कि कोई बहुत ही बड़ा हो, कोई बहुत ही क्या हो, छोटा हो। तो सारे रेजिस्टेंसेस कंपेरेबल हो, मतलब सेम सेम ही हो। ये ना हो कि भी एक 100 का है तो एक 1000 का लगा दो, ऐसे ना हो। एक 100 का है, एक 110 ओम का, एक 120 का है, तो आसपास होने चाहिए। तब आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। और कब सेंसिटिव का पता लगता है, जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये दो क्वेश्चन इसमें थ्योरी में पूछे जा सकते हैं। पहला कि अगर आप गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन को इंटरचेंज करोगे, ब्रिज पहले बैलेंस था तो बाद में भी बैलेंस रहेगा। दूसरा कि व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होता है ज्यादा, जब आपका गैल्वेनोमीटर में लगे सारे रेजिस्टेंसेस जो है वो कंपेरेबल हो, तब आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। दैट मींस आपका व्हीटस्टोन ब्रिज ज्यादा सेंसिटिव होगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो आप बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इसके न्यूमेरिकल में। Now बच्चों look at this question, this is most important question of व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इसको देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का आगे से, अभी नहीं आगे से, मतलब कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको देख के पता लग जाएगा कि अब ये क्वेश्चन किसका है, व्हीटस्टोन ब्रिज का। दूसरा आइडिया कहां से मिल जाता है, देखो कभी भी ऐसा हो कि आपके क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाओ। देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में लगा है, बी और डी के बीच में लगा है, डी और सी के बीच में लगा है, फिर बी और सी के बीच में भी लगा है, और फिर ए और डी के बीच में भी लगा है। तो हर एक पॉइंट के बीच में आपका क्या लगा हुआ है, कुछ ना कुछ लगा है। ए और सी के बीच में क्या लग गई है, बैटरी लगी। तो 4 पॉइंट्स हैं, तो ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का ही होगा। अब ड्रॉ कैसे करोगे, देखो यहां पे आप ए को रख दोगे, यहां आपका हो गया सी। मैंने इस तरफ ए और सी क्यों रखे, क्योंकि सेल जो है वो ए और सी के साथ लगा है, इसलिए इसके साथ मैंने बाहर लगा दिया ऐसे सेल। ये चीज हो गई। उसके बाद B ऊपर लिख दिया और D नीचे आ गया। एक यहां पे लगा होगा, एक यहां पे लगा होगा, एक यहां पे और एक यहां पे, एक बीच में आया होगा। अब देखो A और B में कौन लगा है, A और B में लगा है आपका 1 ओम, तो यहां पे आ गया आपका 1 ओम। फिर B और D में क्या लगा है, 5 ओम, तो ये B है और ये D है, तो बीच में लगा है आपका 5 ओम। देन B और C में लगा है 2 ओम। उसके बाद A एंड D, A और D के बीच में लगा है 2 ओम। देन D एंड C के बीच में लगा है 4 ओम। हो गए सारे रेजिस्टेंसेस कवर, है ना? अब देखो ध्यान से, बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है? मेन तो बैलेंस है, बैलेंस ना हुआ तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो कुछ काम का ही नहीं हमारे, है ना? बैलेंस कंडीशन होनी जरूरी है। तो देखो बैलेंस कंडीशन है, बिल्कुल है, 1/2 एंड 2/4। इधर वाली साइड की रेशियो क्या आ गई, नेमिंग कर दो आप, R1, इसको R2 लिख दिया, ये मैंने R3 लिख दिया और इसको मैंने R4 लिख दिया। तो R1/R2 आ रहा है आपका 1/2 एंड R3/R4 क्या आ रहा है आपका 2/4, दैट इज 1/2। सो ब्रिज इज बैलेंस्ड, बैलेंस हो गया ब्रिज। अब बैलेंस है तो बीच में करंट जाएगा ही नहीं, और बीच में करंट नहीं जाएगा तो उसको लगाने का फायदा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको रिमूव कर दो। तो कितना इजी हो गया। अब ये क्वेश्चन निकालना क्या था, आपने सेल में से कितना करंट लिया, उसके लिए क्या होता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के लिए आपको सेल की वोल्टेज पता है, बिल्कुल पता है। आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, V इज इक्वल टू IR, सेंसर आ जाएगा। अब टोटल रेजिस्टेंस बड़े आराम से निकल जाएगा। R1 एंड R3 किसमें लगे हैं आपके, सीरीज में, तो R1 एंड R3 आर इन सीरीज, ठीक है? तो इनकी जगह क्या आ जाएगा आपका 2 + 1 3 ओम। इसको मैं लिख देता हूं R डैश। इसी तरह नीचे ये R2 एंड R4 भी सीरीज में है, तो R2 एंड R4 आर इन सीरीज, तो इनका आंसर क्या आ गया, R डबल डैश लिख देता हूं इसको, 2 + 4 6, ठीक है? तो अब यहां पे लग गया आपका सिर्फ एक रेजिस्टेंस इस तरह R डैश 3 ओम का, और यहां पे लग गया आपका इस तरह एक रेजिस्टेंस R डबल डैश विच इज 6 ओम। अब ये दोनों इसमें लगे पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, पैरेलल का सीधा फॉर्मूला R डैश R डबल डैश
आर डैश प्लस आर डबल डैश, ये होता है ना R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो फिल कर दो वैल्यूज, 3 इंटू 6, 3 प्लस 6, 3 इंटू 6, नीचे 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया। बैटरी की वोल्टेज या सेल की वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू बी बाई आर इक्वलेंट, बी इज 4, दिस इज 2, तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 2 एम्पियर। तो बैलेंस कंडीशन होने के कारण करंट निकालना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुक एट दिस क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो इस क्वेश्चन में आपने बच्चों ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। होगा ये भी क्वेश्चन आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। ये ए पॉइंट बच्चों आगे शिफ्ट हो सकते हैं, आपको मैंने बताया था कि अगर आर्म में रेजिस्टेंस नहीं लगा तो पॉइंट आप शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है, बिना रेजिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो ये ए पॉइंट यहां आगे आएगा और इस एफ को बोलेगा मेरे इलाके से दूर भाग जा, तो ये भी ए पॉइंट होगा। अब ये ए आगे नहीं शिफ्ट हो सकता, यहां नहीं शिफ्ट हो सकता क्योंकि आगे रेजिस्टेंसेस आते हैं। अब बारी है बी की, तो ये बी भी यहां से इधर शिफ्ट हो सकता है, तो ई को मारेगा बाहर, बोलेगा तू भी भाग, है ना। तो ये बी भी शिफ्ट हो गया। अब और कुछ नहीं। अब कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट है, ए बी सी डी, और चारों पॉइंट्स में एक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जिससे मुझे आइडिया हो रहा है कि शायद ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का ना हो। 4 पॉइंट है ना। तो ए और बी के बीच में आंसर देना है, जिसके बीच में आंसर देना होता है आपने वहां लगती होती है बैटरी। तो इसका मतलब ए इस तरफ बनाऊंगा और बी आपका मैं इस तरफ बनाऊंगा, क्योंकि इसमें लगनी होती है बैटरी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बैटरी के क्रॉस ही लेते हो। और बाकी के पॉइंट, इधर गया आपका सी और इधर गया आपका डी। तो ए और सी में एक रेजिस्टेंस लगा होगा, देखो ए और सी में ये लगा 2 ओम, तो ये लगा दिया हमने 2 ओम। फिर सी और बी में लगा 2 ओम, तो ये लग गया आपका सी और बी में 2 ओम। देन उसके बाद आपका ए और डी में लगा 2 ओम, तो ए और डी में लगा दिया मैंने 2 ओम। उसके बाद डी एंड बी, डी एंड बी ये लगा हुआ 2 ओम, तो यहां पे भी लगा दिया मैंने 2 ओम। और इसके बाद क्या लगा, देखो कौन सा बच गया, ये बच गया ना, डी और सी के बीच में लगा 2 ओम, तो डी और सी के बीच में लगा 2 ओम। ए और बी के बीच में कुछ नहीं लगा। तो आपने फाइनल आंसर यहां देना है इस तरफ, तो मतलब करंट इधर से डिवाइड करना है। तो अब देखो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना, बिल्कुल बना है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बना है तो क्या ये बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। देखो ये P और ये Q मान लो, या R1 R2 जैसे आपको ठीक लगता है, ये P ये Q ये R और ये आपका S। तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S है ना इस क्वेश्चन में, 2/2 1, 2/2 1। इस साइड की रेजिस्टेंस की रेशियो और इस साइड की रेजिस्टेंस की रेशियो क्या है, सेम। तो इसका मतलब बीच वाली आर्म में करंट नहीं जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो इसको बनाना भी नहीं है, ये चीज हो गई। अब निकालो, बड़ा इजी है। ऊपर वाला सीरीज में 2 + 2 4, नीचे वाला सीरीज में 2 + 2 4, आपस में क्या हो गए, पैरेलल। तो कुछ इस तरह का सर्किट आपका हो गया कि ऊपर वाला सीरीज में होके बन गए 4, और नीचे भी दोनों सीरीज में बन के क्या बन गए, 4, और नीचे वाले भी सीरीज में तो क्या बन गए, 4। ये दोनों पैरेलल में है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, तो 4 बाय कितने लगे हैं, 2, तो आंसर कितना आ गया, 2 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपने बताना है फाइंड द x इफ नो करंट फ्लोज थ्रू AO। ये x की वैल्यू बताओ कि अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, एंड आल्सो कैलकुलेट करंट फ्लोज इन आर्म BA, और BA आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा है ये भी बताओ। अब यहां पे क्योंकि लिखा है कि नो करंट फ्लोज थ्रू AO, कोई भी करंट उसमें फ्लो नहीं कर रहा, तो यहां पे माइंड में जो है आपकी घंटी गड़केगी और बोलेगी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो क्या पता ये व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन ना बन रही हो, है ना, कि उसमें सेंट्रल आर्म में करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो पहले चेक करते हैं कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए देखो ये BCOA 4 पॉइंट, पहली कंडीशन सेटिस्फाई की 4 पॉइंट है। फिर उसके बाद हर एक में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो क्यों ना व्हीटस्टोन ब्रिज ट्राई करते हैं। तो इस तरफ रखूंगा मैं यहाँ पे आपका B, और यहाँ पे मैं रखूंगा C। पता तो लग ही गया होगा क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगी है, बैटरी। तो B और C वाली आर्म में लगी है बैटरी, साथ में एक रेजिस्टेंस भी है, तो लगा देते हैं, बाद में देख लेंगे क्या होता है। तो 2.4 ओम। चलो जी, अब उसके बाद A ऊपर और O नीचे, है ना। तो B एंड A में लगा है 2 ओम, तो ये लगा दिया हमने 2 ओम।
बी और ओ में क्या लगा है, ए और सी में क्या लगा है, ओ एंड सी में क्या लगा है, फिर ए एंड ओ में क्या लगा है। सब में एक एक रेजिस्टेंस तो लगा ही होगा ना। तो बी एंड ए में लगा है 2 ओम, बी एंड ओ में लगा है 3 ओम, ओ एंड सी में लगा है एक्स, ए एंड सी में लगा है 4 ओम, एंड ए और ओ में लगा है आपका 10 ओम। ये चीज अब उसने बोला कि ए एंड ओ में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहां करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो क्या होगा, तो बैलेंस कंडीशन होगी, है ना, तभी नहीं करंट फ्लो करता। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सेंट्रल आर्म में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके अकॉर्डिंग 2/3 इस तरफ के रेजिस्टेंसेस की रेशियो शुड बी इक्वल टू इस तरफ के रेजिस्टेंसेस की रेशियो, मतलब 4/x। तो सॉल्व करके निकालो x कितना आ जाएगा, x इधर चला गया, 4/2, 3 कहां चला गया ऊपर, तो 2 2 4, तो ये आ गया आपका 6 ओम। तो पहला स्टेप तो कवर हो गया कि x की वैल्यू आ गई 6 ओम, तो यहां पे लिख देते हैं 6 ओम। उसके बाद पूछा गया आल्सो कैलकुलेट करंट फ्लोज इन आर्म बी ए, तो बताओ यहां कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो अगर टोटल करंट आई आ रहा है तो इधर मान लेते हैं I1 क्या, तो आपने बताना है कि I1 करंट कितना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा कि बैटरी में से टोटल करंट ले कितना रहे, है ना। तो उसके लिए अब आपको सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेल की वोल्टेज तो पता है 6 वोल्ट, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाए, वोल्टेज है, करंट निकल जाएगा, उसके बाद डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। और इसको कर देते हैं रिमूव, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये 4 and 2 हो गया 6, ये 6 and 3 हो गया 9, तो ये दोनों सीरीज में आ गए। अब सीरीज में आ गए हैं तो इसको कर दो अब रिमूव थोड़ा सा, यहां पे मैं लिख देता हूं 4 and 2 6, और यहां पे आ गया 3 and 6 9, ये चीज आ गई। 4 and 2 6 हो गया, और 3 and 6 कितना हो गया आपका 9। अब ये दोनों किसमें लगे पैरेलल में, तो आरपी कैसे निकलेगा, 6 into 9 by 9 plus 6, तो 6 into 9 by 15, 3 2s are 6, 3 5s are 15, तो ये बन गया 18 by 5, कैंसिल होगा, अब ये पॉइंट्स में जाएगा, 5 3s are 15, 16 17 18 3, तो 3.6 ये आ गया आरपी। क्या यही आपका टोटल रेजिस्टेंस है? नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन में एक ये एक्स्ट्रा भी था, इसलिए बोला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे की जगह तो क्या आ गया 3.6, है ना, कुछ सर्किट ऐसे हो गया, दिस 6 वोल्ट, ये यहां पे है 2.4, और ऊपर आपका आ गया 3.6, कुछ ऐसा बन गया सर्किट आपका। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये दोनों किसमें सीरीज में है ना, देखो सेम करंट फ्लो करेगा दोनों में से, तो ये दोनों सीरीज में है, तो आपका जो R इक्विवेलेंट आया दैट इज 3.6 प्लस 2.4 विच इज 6, तो 6 ओम टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज IR, तो I इज V by R इक्विवेलेंट, तो 6/6 दैट इज 1 एम्पेयर, तो टोटल करंट जा रहा है आपका 1 एम्पेयर। इज इट क्लियर बच्चों? तो सबसे पहला काम था टोटल करंट, उसके लिए आपने ऊपर वाले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना, नीचे एक लगा हुआ था एक्स्ट्रा, तो उसके साथ वो सीरीज में था, टोटल रेजिस्टेंस आया, ओम्स लॉ लगाया, टोटल करंट आया। अब बारी है कि बताओ बी ए आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा था। तो बी ए आर्म ऐसे थी ना, यहां पे लगी, देखो यहां पे ए था, कितना रेजिस्टेंस लगा था 2 ओम, और यहां पे लगा था आपका 4 ओम, ये चीज था, और आपने बताना है बीए आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब ध्यान देना बच्चों इस चीज को, यहां से जो करंट जाएगा I, इधर जाएगा I1, और इधर जाएगा I2, ऐसे होगा ना। तो ऊपर वाली पूरी आर्म में I1 है, और नीचे वाली पूरी आर्म में क्या था I2, मैं इसको भी रेस करके प्रॉपर बना देता हूं। कितना था, यहां पे लगा 3 था, इस तरफ 3 था, और इस तरफ क्या था लगा आपका 6, जो x था, यही था ना आपका। तो अब ऊपर वाली पूरी आर्म में I1 करंट जाएगा, नीचे वाली पूरी आर्म में I2 करंट जाएगा, क्योंकि जो बीच में लगा था यहां पे उसमें करंट नहीं जाना था, तो उसको हटा दिया था मैंने, उसका कोई काम नहीं था। अब पूरा करंट I1 निकालना है, तो उसके लिए यू हैव करंट डिवाइडर रूल, होता है ना करंट डिवाइडर रूल। तो क्या लिखोगे आप कि I1 निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या था, ऑपोजिट आर्म का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसे था ना, ऑपोजिट मतलब R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू I2, ये याद होगा आपको, मैंने पीछे करवाए हैं इसके क्वेश्चन, है ना। तो अब R2 में बच्चों यहां जो आपने गड़बड़ कर देनी है वो ये है कि आपने सिर्फ इस वाले को ले लेना है R2। ये बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि आपने इसको R1 मान लेना है और इसको R2 मान लेना है। नहीं बच्चों,
जब करंट डिवाइड होता है तो वो उस पूरी आर्म का रेजिस्टेंस देखता है, फिर जाता है उसमें। तो इसमें क्योंकि I1 करंट दोनों में फ्लो कर रहा था और I2 करंट दोनों में फ्लो कर रहा था, तो ये जो दोनों है ये मिलके बनेंगे आपके R1 और ये दोनों मिलके बनेंगे आपके R2। इसीलिए बस ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। आप गड़बड़ कर देते हो, एक तो आप बीच की आर्म नहीं हटाते, उससे आप और कंफ्यूज हो जाते हो, आप मानते हो फिर इसको R1 और इसको मान लेते हो R2। तो ये बस ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, नथिंग एल्स, ठीक है। तो R1 होगा इस क्वेश्चन में आपका टोटल ऊपर वाला कितना है 4 into 6 और R2 होगा आपका नीचे वाला दैट इज 6 + 3 9। तो वैल्यूज को फिल करो अब यहां पे R2 9, नीचे 9 + 6 और I कितना आ गया आपका 1, तो ये आ गया 9/15। सो योर I1 इज 9/15 एम्पियर। बस इतना काम था। और अगर आपको I2 पूछा वो कैसे निकलेगा, टोटल करंट में से I1 को माइनस कर देना, बस यहां से आप निकाल देना। पर उसने पूछा नहीं है तो हम निकालेंगे नहीं, ठीक है बच्चों। तो आई होप अब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट अच्छे से समझ लग गया होगा। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का एक अपरेटस भी है मीटर ब्रिज, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।